पूरे वर्ल्ड में एक धूम ऐसे मच रखी है जैसे ज़ोरान ममदानी न्यूयॉर्क का सिर्फ मेयर ही नहीं बल्कि अमेरिका का सिर्फ प्रेसिडेंट ही ना हो बल्कि पूरे वर्ल्ड का ही प्रेसिडेंट शायद बन गया है। किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए उस व्यक्ति की अगर विचारधारा को एनालाइज किया जाए तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आफ्टर ऑल ये जो ममदानी फिनोमिना है जिसको इस प्रकार से पेश किया जा रहा है कि वर्ल्ड का ये एक चेंज की शुरुआत है, वर्ल्ड में एक बड़े चेंज की शुरुआत है और आने वाला समय बहुत बदलने जा रहा है। इन सब चीज़ों के पीछे क्या सत्य है, आज के इस वीडियो में इस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने की कोशिश कीजिए और आपको समझ आएगा कि यहाँ पर विश्व में आफ्टर ऑल खेल चल क्या रहा है। इस व्यक्ति ने 2001 में एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था व्हेन विक्टिम्स बिकम किलर्स। इस किताब में उसने चर्चा ये करी कि रवांडा जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है, वहाँ पर 1994 में एक जेनोसाइड हुआ था। अब इस जेनोसाइड को लेके उसने चर्चा करी। गौर कीजिए कि रवांडा अफ्रीका में एक ऐसी कंट्री है जिसको बेल्जियम ने कॉलोनाइज किया था। जब बेल्जियम ने उसको कॉलोनाइज किया था तो वहाँ के लोगों को उसने दो टाइप्स में कैटेगराइज किया। जो नेटिव लोग थे रवांडा के उनको बोला गया हुतू और जो साथ में एलियंस थे उनको कैटेगराइज किया गया तुत्सी। तो हुतू जो थे उनको नेटिव वहाँ के अपने नागरिक बोला गया और तुत्सियों को बोला गया कि ये बाहर के लोग हैं, ये बेसिकली घुसपैठिए हैं और ये यहाँ के यानी कि रवांडा के लोग नहीं हैं। 1994 में रवांडा में एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ। इस जेनोसाइड में ये हुआ कि जो हुतूस थे जिनको बेल्जियम ने कैटेगराइज किया था कि ये वहाँ के नेटिव लोग हैं, उन लोगों ने तुत्सी लोग जिनको घुसपैठी बोला गया था उनकी बहुत भारी मात्रा में हत्या करी। तुत्सियों को मारा गया और तुत्सियों को मारा गया ये कह के कि हुतूस ने बोला कि हम तो अपने होमलैंड को रिकवर करके रिक्लेम कर रहे हैं। अब ये चीज़ यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन ये ममदानी ने इस किताब में इस पर्टिकुलर हुतू और तुत्सी के कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ा दिलचस्प आर्ग्यूमेंट लिया जिससे उस बंदे की विचारधारा समझ आती है। इसने उस आर्ग्यूमेंट में बोला कि भारत में 1947 में भी वही चीज़ हुई थी जो आज हुतूस और तुत्सियों के बीच में हुई। उसने कहा कि भारत के जो नेटिव हिंदूज थे उन्होंने 1947 में जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए और देश का बंटवारा किया तो उस दौरान हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर एक जेनोसाइड किया और वो जेनोसाइड उस प्रकार का था जिसको उसने कंपेयर किया हुतूस के जेनोसाइड तुत्सियों के ऊपर रवांडा में। अब जितनी आयरॉनिकल सी ये बात है कि आप हिंदूज को हुतूस के बराबर यहाँ पर कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर करके यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हो एक ग्लोबल फ्रेम देकर कि हिंदूज जो हैं वो वायलेंट हैं। यहाँ से सीड्स इन प्रकार की राइटिंग से स्टार्ट होते हैं, सिर्फ हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म के नहीं बल्कि इवेंचुअली हिंदू फोबिया के, और एक नरेटिव बनाया जाता है कि हिंदुओं ने जेनोसाइड किया। आज बंटवारे की वजह से कितने मिलियंस ऑफ हिंदूज और सिख्स जो पाकिस्तान से डिस्प्लेस होकर भारत आए, जिनकी प्रॉपर्टी छीनी गई, कितने परिवारों ने अपनी जान गंवाई, कितने परिवार वालों ने अपने परिजन खोए, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे इसने चर्चा नहीं करी। लेकिन इसने इस प्रकार से अपनी पूरी किताब में एक फ्रेमिंग करी कि जिस फ्रेमिंग के तहत इसने एकेडमिक लेवल पर यह प्रोवोकेशन दे दिया कि हिंदुओं ने 1947 में मुसलमानों का जेनोसाइड किया था और इससे एक लेसन मिलता है कि जो रवांडा में हुतूस ने तुत्सी के ऊपर किया वो भी वही था जो हिंदुओं ने मुसलमानों पे किया। इस प्रकार की एकेडमिक राइटिंग के तहत हिंदू फोबिया को पूरे विश्व तौर पर सीमेंट किया गया है। ये सिर्फ एक व्यक्ति इकलौता नहीं जिसने इस प्रकार की राइटिंग दी है, बल्कि इस व्यक्ति की राइटिंग अलग अलग स्थानों पर कोट की जाती है और इस प्रकार के जितने अन्य व्यक्ति हैं उन सभी की राइटिंग्स को एकजुट कर कर एक नैरेटिव हिंदू फोबिया का, हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म का पूरे विश्व तौर पर बनाया जाता है। ये खेल यहीं नहीं रुकता। 2004 में इसने एक और किताब लिखी। उस किताब का नाम था गुड मुस्लिम्स बैड मुस्लिम्स। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। इस किताब में उसने ये लिखा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो बड़ा प्रोग्रेसिव आदमी था। अपेरेंटली ममदानी को मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा लगाव है। उसने अपनी किताब में ये लिखा कि जो जिन्ना था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल
सेकुलर रूलर था। सबसे पहली बात, अगर जिन्ना कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर होता तो पाकिस्तान के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता, ना कि 1956 में देश की कॉन्स्टिट्यूशन बनती जब जिन्ना तब तक मर चुका था। दूसरी बात, खैर इसने ये लिखा अपनी किताब में गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम्स में कि जिन्ना जो है उसने एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान को विजुअलाइज किया। उसने लिखा कि एक ऐसा डेमोक्रेटिक पाकिस्तान जिन्ना चाहता था जहाँ पर सारे माइनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स मिले। इस रीज़न से उसने जिन्ना को अपनी किताब में ग्लोरीफाई करते हुए एक लिबरल मुस्लिम मॉडर्निस्ट का दर्जा दिया, और उसने ये बात बोली कि जो पाकिस्तान की मूवमेंट है वो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मूवमेंट थी, वो कोई रिलीजन की या रिलीजियस आर्ग्यूमेंट की मूवमेंट नहीं थी। कितनी आयरॉनिकल बात है, और कोई आदमी हिस्ट्री की नॉलेज को ऐसे कैसे वाइप आउट कर सकता है कि ये कह दे कि जिन्ना ने इस्लाम को एक पॉलिटिकल कैटेगरी के लिए लेकिन एक रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए यूज़ नहीं किया। सरप्राइजिंग बात यह है कि ममदानी जैसा व्यक्ति जो अपने आप को सो कॉल्ड कहता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसने सो कॉल्ड इतनी किताबें लिखी हैं, आज वो व्यक्ति इस बात को कैसे समझ नहीं पाया कि जिन्ना के लिए सेकुलरिज्म कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यदि एग्जिस्ट करता होता तो जिन्ना ही आज की डेट में फाउंडर था और प्रोपाउंडर था और चैंपियन करता था टू नेशन थ्योरी को। ये वही जिन्ना था जो कहता था कि हिंदू और मुसलमानों के इंटरेस्ट्स कभी रिकनसाइल नहीं कर सकते, इस रीज़न से ये दोनों कौमें कभी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इन लोगों की सभ्यता, इन लोगों के कल्चर, इन लोगों की सिविलाइजेशन ही अलग हैं, और सिविलाइजेशन और एग्जिस्टेंस अलग होने के नाते, कल्चर अलग होने के नाते मुसलमानों को एक अलग देश चाहिए। कोई सेकुलर नेता सो कॉल्ड इस प्रकार की टू नेशन थ्योरी को अगर चैंपियन कर रहा है तो बड़े कन्वीनियंट तरीके से ममदानी ने अपनी किताब में इसको वाइट वॉश करते हुए यहाँ पर कंप्लीटली आउट कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इतिहास अगर थोड़ा सा पढ़ भी लेता ममदानी तो उसको ये समझ आ जाती कि यही वो जिन्ना था जिसने 1946 में, जब भारत आज़ादी की ओर बढ़ ही रहा था, कि उस समय कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल देकर जो आज उसने हिंदू जेनोसाइड वहाँ पर किया था, वो हिंदू जेनोसाइड जिन्ना के इतिहास और जिन्ना की आइडियोलॉजी के ऊपर एक सबसे बड़ा धब्बा है। और सबसे बड़ी बात, ममदानी ये कैसे भूल गए आप कि पाकिस्तान ने 1949 में जब अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, आपके सो कॉल्ड सेकुलर जिन्ना ने ये क्यों बोला कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह? अगर सेकुलर होता तो वो सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह का डिबेट तो नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस चीज़ को कैसे वाइट वॉश कर सकते हो कि जिन्ना ने उन्हीं उलमाज का समर्थन भी किया था जिन्होंने गज़वा-ए हिंद की चर्चा की थी, और जिन्ना के मरने के बाद इन्हीं उलमाज ने पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ मिलकर गज़वा-ए हिंद को एक अंजाम देने की पूरी कोशिश भी करी। चीज़ को समझिए, ये एक दोनों किताबों का जो मैंने आपको उदाहरण दिया, गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम वाला और व्हेन विक्टिम्स बिकेम किलर्स, ये दोनों एक टिपिकल लेफ्टिस्ट प्रोपोगेंडा टूलकिट है। जिस लेफ्टिस्ट प्रोपोगेंडा टूलकिट को लिबरल वर्ग के तहत देखा जाता है, जहां पर किसी भी कम्युनल मूवमेंट को सेकुलर तरीके से सैनिटाइज करके आप पेश करो। ये जो जिन्ना सैनिटाइजेशन आपने करने की कोशिश करी, इससे आपने कोई लिबरल एजेंडा नहीं बल्कि एक डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री प्रोड्यूस करी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस व्यक्ति की समझने की कोशिश कीजिए, आपको ये व्यक्ति क्या है समझ आएगा कि ये व्यक्ति ने फ्रेम किया कि जो टेररिज्म की प्रॉब्लम है, जिसको हम इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के नाम से जानते हैं, इसने कहा कि वो एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है ऑपरेशन को लेकर, और वो भी वो ऑपरेशन एंड सप्रेशन जो कॉलोनियल मास्टर्स और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मुसलमानों के ऊपर किया है। ये कहता है कि टेररिज्म कोई एक प्रकार का हेट्रेड बेस्ड फिनोमिना नहीं है। वो कहता है, इसकी थ्योरी को समझिए कि मॉडर्न पॉलिटिक्स जो है उसमें इंडिविजुअल लाइफ आज की डेट में सबॉर्डिनेट है एक कलेक्टिव पर्पस के लिए। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के समय में एक इंडिविजुअल जो है वो सबॉर्डिनेट है एक बड़े कलेक्टिव पर्पस के लिए, यानी कि आज एक व्यक्ति साधारण लैंग्वेज में एक बड़े पर्पस को अचीव करने के लिए अपने गोल्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। ये एक कॉमन पॉइंट है, लेकिन इसकी फ्रेमिंग ममदानी ने अपनी किताब में कैसे करी उसको देखिए। इसने कहा कि आज जब हम एक फिदाइन यानी कि एक टेररिस्ट की बात करते हैं तो वो टेररिस्ट भी इसी फ्रेमिंग में आता है।
वो कहता है कि एक फिदाइन जो है वो आज सबऑर्डिनेट कर रहा है अपनी इंडिविजुअल लाइफ को एक लार्जर स्ट्रगल के लिए। तो पहली बात, टेररिज्म जो है इनके मुताबिक एक स्ट्रगल है। वो कहता है कि जो टेररिस्ट हैं या फिदाइन हैं वो गलत नहीं है, वो आज सिर्फ एक प्रॉब्लम को ओपोज कर रहे हैं। अब ये चीज़ ममदानी नहीं समझ पा रहा कि जब वो ये कहता है कि एक फिदाइन अगर मान लीजिए अपनी जान देता है तो वो उसको शहादत मानता है। शहादत लड़ाई में दी जाती है ममदानी, लड़ाई में तब दी जाती है जहाँ पर आप कॉम्बैट के सिचुएशन में रूल्स ऑफ वॉर से गवर्न होते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर एक वॉर नहीं बल्कि यहाँ पर आप टेररिज्म कर रहे हैं तो टेररिज्म में आप शहादत नहीं, आपको मारा इसलिए गया है क्योंकि आप टेररिज्म के दौरान इनोसेंट लोगों की हत्या कर रहे हैं। कितनी कन्वीनियंट फ्रेमिंग है कि टेररिज्म को एक जस्टिस मूवमेंट के नज़रिए से देखा जाए। क्योंकि अगर आपने ये थ्योरी ममदानी की समझी तो अब आप इसके 2 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट समझेंगे। इस रीज़न से ये कहता है कि मोदी जो है उसने भी टेररिज्म गुजरात में किया है। इसकी पूरी थ्योरी ये कहती है कि मोदी एक मेजॉरिटेरियन लीडर है जो सप्रेशन कर रहा है, जिसके लिए आज एक रिवोल्ट होने की आवश्यकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात, आज ममदानी कहता है कि हमास जस्टिस सीख कर रही है इजराइल से। ममदानी कहता है कि हमास कोई टेररिस्ट संगठन नहीं है, बल्कि हमास एक ऐसा संगठन है जो आज खास करके जिहाद कर रहा है इजराइल के ऊपर, क्योंकि इजराइल जो है वो सप्रेशन कर रहा है इस प्रकार से कि यहाँ पर फिदाइन अटैक करके इस जायोनिस्ट एंटिटी को डिसमेंटल करने की आवश्यकता है। हमास वही संगठन है, भूलिएगा मत, जिसने पूरे इजराइल को एक वक्फ लैंड डिक्लेयर कर रखा है और वो इजराइल को इस वक्फ लैंड से यहाँ से रिमूव करवाने के लिए जिहाद कर रही है। अब आप चीज़ को समझिए, जब आप इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को इस प्रकार से पॉलिटिकल इस्लाम के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो गेम बड़ा अजीब प्रकार का हो जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ हमें आयरॉनिकल नहीं लगती कि आज ये वही ममदानी है जो एक व्यक्ति जिसका नाम सैयद कुतुब है, जो कि आइडियोलॉग था अलकायदा का। यानी कि सैयद कुतुब, अगर आप कभी उस बंदे के इतिहास के बारे में पढ़ें तो सैयद कुतुब एक वो व्यक्ति है जिसने अलकायदा की पूरी आइडियोलॉजी को डिज़ाइन किया। आज ये वही ममदानी है जो ये कहता है कि सैयद कुतुब एक स्ट्रगलर था। ये वही व्यक्ति है जो कहता है कि सैयद कुतुब एक इस्लामिक स्कॉलर था जो एक स्ट्रगल कर रहा था इस्लामिक ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये अलकायदा की आइडियोलॉजी को उसके साथ जोड़ता ही नहीं। इस रीज़न से ये कहना गलत नहीं होगा कि आज ममदानी ओसामा बिन लादेन को एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट मानता है, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर ओसामा बिन लादेन सैयद कुतुब की आइडियोलॉजी को मानता है और सैयद कुतुब अगर आज एक इस्लामिक ऑर्डर का स्ट्रगलर है तो जाहिर सी बात है कि इसकी फ्रेमिंग यहाँ पर क्लियर है। सबसे दिलचस्प बात देखिए कि ममदानी अपने कई इंटरव्यूज़ में एक बात की चर्चा करता है। वो कहता है कि आप साउथ अफ्रीका के मॉडल को पढ़िए। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की प्रॉब्लम थी। इस अपार्थाइड की प्रॉब्लम में वाइट्स को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि इस प्रॉब्लम को इस तरीके से यहाँ पर टैकल किया गया कि जब पूरे के पूरे उस अपार्थाइड स्टेट को डिसॉल्व किया गया। ये थ्योरी ममदानी इसलिए देता है क्योंकि वो कहता है कि ये थ्योरी आज अपनाई जाएगी इजराइल के ऊपर। इजराइल के ऊपर अगर हमें एक जायोनिस्ट एंटिटी को टारगेट करना है तो हमें ज्यूज़ का डिसमेंटलमेंट करना है, यानी कि जो ज्यूइश स्टेट है उसका डिसमेंटलमेंट करो। अब आप समझ सकते हैं कि ये विचारधारा का आदमी आज जिसकी किताबें, जिसकी सोच, जिसकी राइटिंग ये है, वो एक टिपिकल लेफ्टिस्ट थॉट के तहत, एक लिबरल एजेंडा के तहत वही लिबरल टॉक्स, वही सोशल जस्टिस की बातें, वही गरीबी, वही ट्रांसपोर्ट, वही होमलेस पीपल, आज वही टैक्सेशन, वही आर्बिट्ररी चीज़ें। एक पूरे वर्ल्ड वाइड कॉमन पॉइंट को देखिए, इस विचारधारा के सारे लोग विश्व के किसी देश में भी हों, हर जगह सेम पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। इनकी सोच, इनका स्कूल ऑफ थॉट एक ऐसा कॉमन स्कूल जहां से इन सारे लोगों की विचारधारा उजागर हो रही है, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, कहीं पे भी हो, या फ्रांस में हो या कहीं भी हो, सबकी बात सेम है। व्यक्ति को समझना है तो उसके व्यक्तित्व को समझिए, व्यक्तित्व को समझना है उसकी विचारधारा को समझिए, विचारधारा को समझना है उसकी राइटिंग्स को पढ़िए। जब आप इस बंदे की राइटिंग्स को पढ़ते हैं, जो मैंने आपके सामने उजागर करके इसकी किताबों के बारे में चर्चा करी, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि न्यूयॉर्क में
आने वाला समय क्या होगा। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इन राइटिंग्स को डिस्कस करने के बाद भविष्य आप जैसे समझदार लोग अब खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क किस डायरेक्शन में अब जा रहा है। इसी रीज़न से आज इसको एक रिवाइवल, विक्ट्री, इसको एक डिफीट ऑफ कैपिटलिज्म बोला जा रहा है, क्योंकि ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स एक कवर हैं जिसके नीचे छुपा है ये एजेंडा, और ये एजेंडा इस प्रकार से आपके सामने विजिबल है। आई बिलीव अब आप इस व्यक्ति को समझने में गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।